हेलो नमस्कार दोस्तों। आज अपन शुरू कर रहे हैं मैटरनल हेल्थ स्कीम्स में एक और नई स्कीम जिसका नाम है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पीएमएसएमए। ये जो पीएमएसएमए योजना थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 31 जुलाई 2016 को लॉन्च की गई थी। पहला इसका क्वेश्चन ये बनता है कि कब लॉन्च की गई थी? 31 जुलाई 2016 को। ये योजना जो लाई गई इसके पीछे उद्देश्य क्या थे? इसके पीछे जो उद्देश्य थे उसमें पहला उद्देश्य ये था क्वालिटी एएनसी केयर ड्यूरिंग द सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, कि जो प्रेगनेंसी का दूसरी और तीसरी तिमाही है उसके दौरान क्वालिटी एएनसी केयर दी जाए, ये इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा था कि ये जो एएनसी चेकअप है, कम से कम एक एएनसी चेकअप वो ओबीजी स्पेशलिस्ट के द्वारा, गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा होना चाहिए। और जब गायनेकोलॉजिस्ट जब इसका जांच करेगा तो उसमें तीसरा जो उद्देश्य वो पूरा हो रहा है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एचआरपी, मींस हाई रिस्क प्रेगनेंसी का पता करना। और जब प्रेगनेंसी वो हाई रिस्क में है या नॉर्मल है या आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके साथ दो टैग दिए जाते हैं, एक तो ग्रीन टैग होता है और एक रेड टैग होता है। जो प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है उसको ग्रीन टैग देते हैं और जो हाई रिस्क में है, जिसको जोखिम है, उसको रेड टैग दिया जाता है। ये जो टैग है वो जो एमसीपी कार्ड होता है, ममता कार्ड होता है, उसके ऊपर चिपकाया जाता है ताकि वो कार्ड कहीं भी लेके जब जाएंगे तो इससे आइडेंटिफाई हो पाएगा कि ये प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क है या नॉर्मल है। और जब प्रेगनेंसी का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा किस टाइप की है तो उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट बर्थ प्लानिंग करना की जाएगी। तो ये जो चार इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो थे जो पहला क्वालिटी एएनसी केयर, एक एएनसी चेकअप है वो स्पेशलिस्ट के द्वारा, देन उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एचआरपी को आइडेंटिफाई करना और उसके बाद एप्रोप्रिएट बर्थ प्लानिंग करना। ये जो चार इसके जो मुख्य रूप से उद्देश्य थे इस योजना को लाने के पीछे। नेक्स्ट जो था कि इस योजना में जब चेकअप करेगा तो कौन करेगा? इस योजना में जो चेकअप करेगा वो ओबीजी स्पेशलिस्ट करेगा। कहां करेगा? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे। वेयर? पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में, मींस पीएससी, सीएससी, एसडीएच, डीएच, मेडिकल कॉलेज, उन पे करेगा। लेकिन अगर कहीं पीएससी या फिर जहां पर ओबीजी स्पेशलिस्ट नहीं होता है तो उसकी जगह वहां पर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का ओबीजी स्पेशलिस्ट भी आकर चेक कर सकता है। वो वॉलेंटियर आएगा, वो वॉलेंटियर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पर आकर वहां पर सर्विसेज देगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका क्वेश्चन है वो बनता है कि पीएमएसएमडी कब सेलिब्रेट किया जाता है? मींस प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ये हर महीने की 9 तारीख को, मींस ये जो चेकअप है वो कब किया जाएगा? 9th डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की 9 तारीख को ये जो चेकअप है वो किया जाएगा। लेकिन अगर किसी 9 तारीख को अगर गवर्नमेंट हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है, तो फिर कब होगा? तो उस समय फिर उस स्थिति में ये नेक्स्ट वर्किंग डे होगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर 9th डे को था 9 तारीख को, लेकिन अगर उस दिन जीएच पड़ रहा है तो कब होगा? तो वो अगले वर्किंग जो कार्य दिवस होगा उस दिन इस डे को सेलिब्रेट किया जाएगा। इट मीन्स इस डे का मीन है कि इस दिन पीएमएसएमए का जो प्रोग्राम है वो रखा जाएगा और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर वाली महिलाओं का, उसमें गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया जाएगा। तो ये उसमें इस योजना के अंदर जो बनने वाले कुछ क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम था वो था लक्ष्य। लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ये प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया 11 दिसंबर 2017 को। 11 दिसंबर 2017 को ये प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया जीओआई द्वारा। इस प्रोग्राम को लाने के पीछे भी कुछ उद्देश्य रहे थे। पहला जो उद्देश्य ये था कि मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी को कम करना, मींस मातृ एवं शिशु की बीमारी की दर और उसकी मृत्यु की दर दोनों को कम करना इसका उद्देश्य था। ये कम कैसे होंगे? जब क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाएगी। कब होंगे? जब क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाएगी। कहां पर? लेबर रूम में और मैटरनिटी ओटी में। जब मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम के अंदर जो केयर थी वो हमारी क्वालिटी केयर रहेगी तो डेफिनेटली मैटरनल और नियोनेटल दोनों की मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी कम हो जाएगी। ये इसका उद्देश्य रहा। उसके बाद जब वहां पर अपन केयर देते हैं मैटरनिटी ओटी में या फिर लेबर रूम में, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो आज के टाइम की जो विशेष नीड है वो क्या है? रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। माँ को जो दी जाने वाली केयर है वो कैसी होनी चाहिए? रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। मीन्स
उसकी डिग्निटी का ख्याल रखना है, उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है, उसके साथ सम्मानजनक रूप से व्यवहार करना है, उसके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है, और जो अवेलेबल रिसोर्सेज उसके अंदर मैक्सिमम उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो ये रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर में आएगा, और हमें बेस्ट क्वालिटी केयर होगी वो प्रोवाइड करनी होगी। इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य था वो यही रहा था। देन ये जो प्रोग्राम लाया गया, तो इसमें क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, इसको सर्टिफिकेशन करती है। सर्टिफिकेशन किस आधार पर करती है कि एक चेकलिस्ट होती है, एक चेकलिस्ट बनी होती है, उसके अंदर बेंचमार्क होते हैं, मींस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट होते हैं। जो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के अगेंस्ट क्या किया जाता है, हम उसको क्या करते हैं, उसका असेसमेंट करते हैं। उस फैसिलिटी का असेसमेंट 4 स्तर पे होता है। सबसे पहला फैसिलिटी के स्तर पे खुद हॉस्पिटल वो अपना करता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे होता है, फिर स्टेट के लेवल पे होता है, और लास्ट में नेशनल लेवल पे होता है। जब नेशनल लेवल पे असेसमेंट हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो उसकी स्कोरिंग है, हर स्तर पे उसे पास होना होता है। लास्ट में जो होगा नेशनल स्तर का होगा। जब नेशनल लेवल पे जब हो जाएगा, जीओआई जब इसका असेसमेंट कर लेगी, तो उसकी स्कोरिंग के अकॉर्डिंग, क्या होता है, उससे बैज दिए जाते हैं, बैज प्रोवाइड किए जाते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उसे सर्टिफिकेशन भी किया जाता है। तो जो बैज होंगे वो कौन कौन से होंगे? पहला होता है प्लेटिनम बैज। कौन सा? प्लेटिनम बैज। दूसरा गोल्ड बैज, और तीसरा होता है वो सिल्वर बैज होता है। तो जो प्लेटिनम बैज होता है वो कब देते हैं? जब फैसिलिटी का स्कोर 90% या उससे ज्यादा हो, तब उसको प्लेटिनम बैज दिया जाता है। लेकिन 80 से ज्यादा, 80 या उससे ज्यादा और 90 से कम होता है, तो फिर उसे गोल्ड बैज देते हैं। और 70 से ज्यादा लेकिन 80 से कम होता है तो उसे सिल्वर बैज देते हैं। तो ध्यान रखिए, मिनिमम जो होता है वो कितना होता है? 70%। हालांकि इसमें क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया, 5-6 क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि जो ओवरऑल स्कोर है वो 70% कम से कम होना चाहिए। अगर 70% से कम स्कोर होता है तो फिर उसे सर्टिफाई नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आपका लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव का। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेशन देती है। किसका असेसमेंट होता है? लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी दोनों का असेसमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसमें जब इसका सर्टिफिकेशन हो जाता है तो उसके साथ साथ कुछ इंसेंटिव्स भी मिलता है, मीन्स कुछ प्रोत्साहन राशि मिलती है। अगर मेडिकल कॉलेज इसमें पास हो जाता है तो उसको 6 लाख रुपए मिलते हैं एनुअली, और ये सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए मिलता है। ध्यान रहे, लक्ष्य सर्टिफिकेशन, एनक्वा सर्टिफिकेशन, ये सारे 3 साल के लिए मिलते हैं। मुस्कान सर्टिफिकेशन है ना, ये 3 साल के लिए मिलते हैं। तो लक्ष्य 3 साल के लिए मिलेगा, तो पर एनम हर साल उसे 6 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज को मिलेंगे। अगर ये एफ आर यू मीन सीएचसी है तो उसे 2 लाख मिलेंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसे 3 लाख रुपए एनुअली मिलेंगे। इस 3 लाख या 6 लाख या 2 लाख जितना भी होता है, इसमें 25% जो होता है वो इंसेंटिव होता है, वो वहां पर काम करने वाले स्टाफ का होता है। 25% स्टाफ का होता है, और 75% जो होता है वो हॉस्पिटल में वापस उसको लगाना होता है। तो ये तो हो गया लेबर रूम का लक्ष्य में जो काम करने वाली टीम थी उसको और उस हॉस्पिटल को मिलने वाला इंसेंटिव। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इससे प्रोत्साहन राशि मिलती है। नेक्स्ट जो अगला प्रोग्राम है, दक्षता। दक्षता क्या है? ये भी जीओआई के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोग्राम है, 2015 में लॉन्च किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। दक्षता कैसा है? ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ट्रेनिंग है तो डेफिनेटली किसकी होगी? एचआर की होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग होगी, मींस नर्सेज की, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की जाएगी। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 3 दिवसीय होता है। कितना होता है? 3 दिन का एक ट्रेनिंग कैप्सूल होता है ये। और इसका जो मेन फोकस होता है किस पे होता है? जो होता है कैपेसिटी बिल्डिंग पर। किस पे होता है? जो स्किल्स, हमारी जो काम करने की दक्षता, जो स्किल्स है उसको बिल्ड करना काम होता है। किसकी होती है? डॉक्टर की, स्टाफ नर्सेज की, एएनएम की, सबकी ये ट्रेनिंग करवाई जाती है। और इस ट्रेनिंग में किस पर फोकस होता है? क्वालिटी इंट्रापार्टम केयर। ध्यान रखिए, दक्षता की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ इंट्रापार्टम केयर पे फोकस करती है, मींस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी कैसी केयर दी जाए इस पर फोकस करती है दक्षता की ट्रेनिंग, जो कि 2015 में लॉन्च की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट जो है वो एक और प्रोग्राम है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। ये भी दक्षता की तरह ही है, लेकिन ये कुछ ज्यादा बड़ा प्रोग्राम है। ये 15 दिवसीय कैप्सूल होता है, 15 दिन की ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। ये भी एचआर के लिए ट्रेनिंग होती है, वही डॉक्टर्स के लिए, वही नर्सेज के लिए, एएनएम के लिए, सबके लिए। लेकिन दक्षता के विपरीत ये किस पे फोकस करती है? एएनसी, इंट्रानेटल
और पोस्टनेटल तीनों पर फोकस करती है, जबकि दक्षता सिर्फ और सिर्फ इंटरनेटल पर फोकस करती है। फिर उसके बाद में कि एसबीए होता कौन है? एसबीए हम किसको कहते हैं? स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट कौन होता है? स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट हम उसे कहते हैं जिसके पास बेसिक जो क्वालिफिकेशन रिकमेंडेशन होती है, हमारी प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो तो होती है, उसके साथ साथ वो नॉर्मल जो डिलीवरी है वो कंडक्ट करा सके, नॉर्मल एएनसी जो है वो एएनसी जांच कर सके, और उसके साथ साथ जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई कर सके, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई कर सके, नॉर्मल डिलीवरी करा सके, और अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसे टाइमली मैनेज करते हुए टाइमली रेफर कर सके, ये उसमें एबिलिटी होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट कहते हैं। ये डॉक्टर हो सकता है, नर्सिंग स्टाफ हो सकता है, एएनएम हो सकती है, ठीक है, जिसने एसबीए की ट्रेनिंग ली होती है, 15 दिवसीय ट्रेनिंग है वो अगर उसने ले रखी है, और इसमें ये स्किल्स नॉर्मल जो है वो डिलीवरी कंडक्ट कराना, एचआरपी को आइडेंटिफाई करना, और जो टाइमली रेफरल करने की उसमें अगर स्किल्स है तो वो क्या कहलाता है? एसबीए कहलाता है, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट कहलाता है। एसबीए के अंदर कुछ एक खास बातें दी गई है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की गई थी कि हालांकि उद्देश्य इसका भी क्या था, एसबीए लाने का भी, आईएमआर और एमएमआर को कम करना, किसके द्वारा? बाय इंप्रूविंग द स्किल्स ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स। तो जो इसमें ये बताया गया था कि भाई इसकी जो डेथ होती है, मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, मातृ मृत्यु होती है, उसके कारण क्या है? तो उसके जो कारण थे उसके आधार पे देखें तो तीन कारण मुख्य रूप से निकल गए हैं। वो क्या? तीन देरियां हैं, थ्री जो डिलेज है, तीन जगह कहीं न कहीं देरी होती है, उस देरी की वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी होती है। उसमें पहला होता है डिले इन डिसीजन मेकिंग। क्या होता है कि जब घर पे जैसे लेबर पेन स्टार्ट हुआ, और या फिर उसको महिला को कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, या फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये डिसीजन नहीं कर पाता फैमिली मेंबर कि इसको ले जाना कहाँ है, लेके कहाँ जाना है, कौन से हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वहां पर डिसीजन में देरी हो जाती है। दूसरा क्या होता है, अगर वहां से डिसीजन ले भी लिया तो फिर होता है डिले टू रीच द फैसिलिटी। मीन्स हम हॉस्पिटल जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंचने में देरी हो जाती है। कारण क्या होता है? कोई पहुंचने का साधन नहीं है, या फिर रोड अच्छी नहीं है, बहुत पेरीफेरी में रहते हैं, ऐसी जगह पर रहते हैं जहां से आने जाने का साधन नहीं था, तो हम लेट पहुंचे। और अगर पहुंचे टाइमली तो वहां पर अगर कहते हैं कि जो ट्रीटमेंट था उसमें डिले हुआ, या हम गलत जगह पहुंच गए, वहां पर डॉक्टर नहीं था, या फिर वहां पर नर्सिंग स्टाफ नहीं था, वहां पर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, तो इन तीनों वजह से क्या होती है कि मैटरनल मोर्टेलिटी होती है। ये एसबी के अंदर मेंशन है, 3 डिलेज याद रखना। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप से बनाएंगे? क्वेश्चन जो बनेगा वो आपका कंडीशन लेंगे कि है ना, ये कौन सी टाइप की देरी है। ये जैसे एक पेशेंट था जो था, जिसको साधन नहीं मिला हॉस्पिटल पहुंचने का, और इसकी वजह से मैटरनल डेथ हो गई, तो ये कौन से टाइप की देरी थी? डिसीजन मेकिंग, रीच द फैसिलिटी, या फिर ट्रीटमेंट डिले थी? तो इन तीनों में से कौन सी थी, या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप का ऑप्शन बनेगा। तो ये कंडीशनल क्वेश्चन बनेगा और उसके हिसाब से आपको ऑप्शन होगा वो चूज करना होगा। अभी एक नई जो है स्कीम स्कोर है, वो स्कीम पे आपको फोकस करना है। उसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंटली ही लाया गया है। उसका नाम है परसव वॉच ऐप। परसव वॉच ऐप, ये जो एप्लीकेशन है एक्चुअली में एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, और इसके लिए क्या कहते हैं, लेबर रूम में टैबलेट्स दिए गए। जो टैबलेट्स हैं उस टैबलेट के अंदर ये ऐप है वो इंस्टॉल है, परसव वॉच ऐप है। इस परसव वॉच ऐप में एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, वैसे देखा जाए तो ये मोबाइल की तरह ही जो टैबलेट्स हैं उसके अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ है, और वो एप्लीकेशन क्या है, वो जेएसवाई केस सीट है। कौन सी केस सीट है? जो हमारी लेबर रूम की जो जेएसवाई केस सीट होती है, वही केस सीट है इसके अंदर से, इस ऐप के अंदर इंस्टॉल्ड है। और उस केस सीट को क्या करना है, ऑनलाइन भरना है। जो पहले हम पेन से भरते थे वो किस में भरना है, उसी में किस में भरना है, टैबलेट से भरना है। और जब टैबलेट में भरेंगे तो ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग होती रहेगी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को, या स्टेट गवर्नमेंट को, जहां इसकी डाटा जो इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर इसको मिलती रहेगी। तो ये हमारा क्या है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लेबर रूम है। तो इसमें सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लेबर रूम के लिए वर्तमान में कौन से जो है वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई है, तो वो कौन सी है, परसव वॉच ऐप। तो ये वर्तमान में लाया गया है। इसके अलावा अगर हम लेबर रूम में बात करें तो एक और कंसेप्ट है किसका, परसव सखी का। आपको ध्यान होगा परसव सखी क्या होती है, बर्थ कंपनी होती है जो कि ड्यूरिंग द डिलीवरी लेबर के दौरान
जो होती है वो महिला के पास में रहती है और उसकी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देती है। तो एक पर्स जो परसों सखी होती है वो पास में रहती है, उसको बर्थ कंपेनियन कहते हैं। और उसका दूसरा, एक तो उसको सपोर्ट करना होता है, और उसके बाद बेबी को जब हैंड ओवर करते हैं तो परसों सखी के जो होते हैं साइन दिए जाते हैं कि आपको बच्चा हैंड ओवर किया गया। तो ये आज का जो हमारा था कि हमने जो इन 4 से 5 स्कीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो मैटरनल हेल्थ की जो मैक्सिमम स्कीम्स थी हमने कवर कर ली, और भी कुछ स्कीम्स होगी हम लेके आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो मैटर दिया गया है इसके आप अपने नोट्स बना लीजिएगा, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हाईलाइट रखिएगा, आप कंटिन्यूस पढ़ते रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।